यूपीएससी और यूपीपीसीएस में मौर्य काल से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो देखने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन यहीं से मैक्सिमम स्टूडेंट गलत हो जाते हैं। आज की क्लास में मैं ऐसे 35 से ज़्यादा प्रश्न को डिस्कस करूंगा जो एक वर्ड की गलती हो जाने से प्रीलिम्स में स्कोर गिरा देती है और आप अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद बाहर हो जाते हैं। इस वीडियो के बाद आप मौर्य काल के ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस को बिना कंफ्यूज हुए अटेम्प्ट कर पाओगे, वो चाहे आपका पीटी हो या आपके मेंस में जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हो उसमें। ये प्रश्न पीवाईक्यू पैटर्न, एनसीईआरटी और करंट यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वनडे एग्जामिनेशंस के ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट के जो 5 प्रश्न हैं ना वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टाइप और बहुत ही इंगेजिंग होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा। हम सीधे चल रहे हैं अपने प्रश्न पर। क्या है कि प्रश्न दिया हुआ है कथन और कारण के माध्यम से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत किया। कारण है इसका, चंद्रगुप्त को चाणक्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। इसके जो ऑप्शंस है ना वो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। ध्यान रखिए, ये सभी जो है ना पैटर्न एक जैसे होंगे नीचे दिए गए सभी प्रश्नों पे। तो इसे न पढ़ के हम सीधे व्याख्या पे चलेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे व्याख्या दे रखी है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ईमानदारी से पहले प्रश्न को देखिए। क्या कह रहा है कि उत्तर बता रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों? इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश का पतन ऐतिहासिक तथ्य है तथा चाणक्य उसका प्रमुख सहायक भी था, किंतु नंदवंश के पतन के पीछे सामाजिक असंतोष और राजनीतिक कमजोरी भी कारण थे। अतः कारण सत्य होते हुए भी कथन की पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। दूसरे प्रश्न पर आइए। मौर्य काल में शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। ठीक है। सभी प्रांतों में स्वतंत्र गणराज्य की व्यवस्था भी थी। मैंने आपको बताया कि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ध्यान से इसकी व्याख्या देख के आप समझ जाएंगे कि उत्तर इसका सी सही है, यानी कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था जिसमें सम्राट सर्वोच्च था, परंतु प्रांतों में स्वतंत्र गणराज्य की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कुमारों और महामातों द्वारा शासित प्रांतीय प्रशासन था। इसलिए कथन सत्य है जबकि कारण असत्य है। प्रश्न 3 देखिए। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म त्याग दिया था। उसने धम्म नीति को राजनीति बनाया। विकल्प जो दिए हैं वो बिल्कुल सेम है। उत्तर इसका डी है, यानी कि ए सत्य है और आर असत्य है। व्याख्या कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का त्याग नहीं किया, बल्कि उसे अपनाया था। उसने धम्म को राजनीति के रूप में प्रचारित किया, इसलिए कथन असत्य है जबकि कारण पूर्ण रूप से सत्य है। प्रश्न 4 जो है वो कह रहा है कि मौर्य काल में भूमि कर राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि कर की सभी दरें सभी स्थानों पर समान नहीं थी। फाइन। क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या कह रही है कि मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। भूमि कर राज्य के आय का मुख्य आधार भी था। भूमि कर की दर क्षेत्र विशेष की उर्वरता के अनुसार भिन्न भिन्न थी। इस कारण कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आप कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। कौटिल्य ने गुप्तचरों को प्रशासन का आवश्यक अंग माना है। उत्तर इसका है कि ए सत्य है, ए असत्य है और आर सत्य है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने इसे राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए अनिवार्य माना, अतः कथन असत्य है जबकि कारण सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मौर्य काल में नगर प्रशासन अव्यवस्थित था और कारण बताता है कि मेगास्थनीज ने नगर समितियों का उल्लेख किया है। ऑप्शंस बिल्कुल सेम है और इसका उत्तर जो है वो डी है, यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। मौर्य नगर प्रशासन सुव्यवस्थित था, जैसा कि मेगास्थनीज द्वारा वर्णित विभिन्न समितियों से स्पष्ट होता है, इसलिए कथन गलत है जबकि कारण सत्य है। मैं आपके लिए ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे हैं। उसको पढ़ने में समय ज़्यादा जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रश्न जो 7वां है वो क्या है कि अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में है और इसका कारण जो है वो है उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठ लिपि का प्रयोग होता था। मैंने आपको सभी चीज़ों को अपनी क्लास में बता रखा है, यानी कि हम पहले सारा मौर्य इतिहास खत्म किए हैं, उसके बाद हम जो है कि इसके टेस्ट सीरीज पे चल रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज का पहला हिस्सा है। इसका जो उत्तर है वो डी है, यानी कि ए असत्य है और आर सत्य है। अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी में ही नहीं बल्कि खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक लिपि में ही मिले हैं। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी, अतः कथन असत्य है जबकि कारण सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कथन कह रहा है कि मौर्य सेना में हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सेना शामिल थी। कारण कह रहा है यह वर्गीकरण यूनानी स्रोत द्वारा भी पुष्ट होता है। उत्तर
ए है कि ए और दोनों सत्य हैं और ए सही व्याख्या भी करता है। मौर्य सेना 4 अंगों में विभाजित थी, हाथी, अश्व, रथ और पैदल सेना। मेगास्थनीज जैसे यूनानी लेखकों ने भी इस सैन्य संरचना का उल्लेख करा है, इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कह रहा है कि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ठीक है, धम्म के प्रचार और नैतिक मूल्यों की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी आवश्यक थे। उत्तर है दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। फाइन, इसने जो है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी और रज्जुकों की भी नियुक्ति करी थी। व्याख्या क्या कह रही है कि अशोक ने धम्म प्रचार, सामाजिक सद्भाव और नैतिक आचरण की निगरानी हेतु धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। ये अधिकारी जनता और प्रशासन के बीच नैतिक सेतु का कार्य करते थे। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न जो 10वां है वो कह रहा है कि मौर्य काल में न्याय व्यवस्था धर्म आधारित थी और कारण इसका है सम्राट स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश था। बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है उसकी व्याख्या देख लीजिए क्या है यहाँ पे, कि मौर्य न्याय व्यवस्था दंड और विधि पर आधारित थी, न कि केवल धार्मिक नियमों पर। जैसा नियम बनाया गया था साम्राज्य में वैसा ही सभी पर लागू होगा, कोई धार्मिक विषय इसके लिए काम नहीं करते थे। सम्राट सर्वोच्च न्यायिक अधिकार रखता है, यह सत्य है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पूरी न्याय व्यवस्था धर्म आधारित थी, अतः कारण पूर्ण व्याख्या नहीं करता है। देखिए हम 10 प्रश्न तक पहुंच गए। अगर आपको इसमें जरा भी आपकी जानकारी वृद्धि हो रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। कथन कह रहा है कि मौर्य काल में राज्य खनन गतिविधियां संचालित की जाती थी राज्य द्वारा और खनिजों से प्राप्त आय राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। उत्तर इसका है कि दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? अर्थशास्त्र में खनन, धातु उत्पादन और नमक जैसे संसाधन पर राज्य नियंत्रण का उल्लेख है। इनसे होने वाली आय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए कारण और कथन दोनों ठीक है और इनकी व्याख्या भी सही ढंग से हो रही है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, अच्छा। अशोक के अभिलेख केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित थे। इसका जो आंसर दे रहा है वो कह रहा है सी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए कह रहा है कि अशोक के अभिलेख में प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं मिलता है। अभिलेखों में तो है यार, ठीक है, यानी कि ए तो गलत हो गया है ना। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए ये, ए असत्य है। क्या है कि अशोक के अभिलेखों में प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है भाई, ठीक है। उसने जब रज्जुकों की नियुक्ति करी तो उसने 5वें शिलालेख में लिखवाया कि अब मैं धर्म महामात्यों और रज्जुकों की नियुक्ति करने के बाद जो जिलाधिकारी थे, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, मैं मुक्त रूप से आराम कर सकता हूँ। तो ए असत्य होगा और आर सत्य होगा। ये उत्तर सी नहीं बल्कि डी होगा। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक, युक्ति, महामात जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे गलत हो गया है। ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि प्रशासनिक निर्देश भी देते हैं, इसलिए कथन असत्य है, कारण भी असत्य है। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी हुई है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि धम्म महामात के अधिकारियों के उल्लेख मिलता है, ठीक है, और ये केवल धार्मिक उपदेश नहीं थे बल्कि प्रशासनिक निर्देश भी देते थे। प्रश्न संख्या 13वां कह रहा है कि मौर्य काल में व्यापार मार्गों की सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती थी और कारण है कि व्यापार से राज्य को कर और समृद्धि प्राप्त होती थी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। बात बिल्कुल ठीक है। मौर्य प्रशासन व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। व्यापार से कर, चुंगी और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती थी, इसलिए राज्यों की जो व्यापारिक मार्ग थे उनकी सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती थी और यह सुरक्षा तार्किक भी थी। प्रश्न संख्या 14 जो कह रहा है वो कह रहा है कि मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख ग्रामणी था और ग्रामणी कर संग्रह तथा कानून व्यवस्था देखता था। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। व्याख्या क्या दी गई है इसकी? ग्रामणी ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था, यह बिल्कुल सत्य है, किंतु कर संग्रह और कानून व्यवस्था में अन्य अधिकारी भी सहायक होते थे, इसलिए कारण आंशिक है और कथन पूर्ण व्याख्या नहीं करता। मैं आपके लिए कथन और कारण के प्रश्न इसलिए ले आया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि उसके जो हिडन पक्ष हैं वो भी आपके सामने आ सके। फैक्ट के कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे नीचे। बहरहाल प्रश्न संख्या 15 देखिए, वो कह रहा है कि मौर्य काल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। अशोक ने सभी संप्रदायों का सम्मान करने पर बल दिया। इसका उत्तर बिल्कुल
ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अशोक के अभिलेख सभी पंथों प्रति सम्मान और सहिष्णुता का संदेश मिलता है। उसने धार्मिक कट्टरता से दूर रहने की बात कही, इसलिए मौर्य काल में सहिष्णुता अपनाई गई थी। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि मौर्य काल में पॉलिश्ड पत्थर का प्रयोग हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कारण है इसका कि मौर्य स्तंभों पर चमकदार सतह मिलती है। इसका उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मौर्य काल की विशिष्ट पहचान उसकी उच्च कोटि की पॉलिश है, जो अशोक स्तंभों पर स्पष्ट दिखाई देती है। यह तकनीकी दक्षता और कलात्मक उन्नति को दर्शाती है। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखिए कि अशोक ने सैन्य विस्तार की नीति जारी रखी, उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया था। उत्तर इसका है कि ए असत्य है और आर सत्य है। व्याख्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर अहिंसा अपनाई, आगे सैन्य विस्तार नहीं किया, इसलिए कथन असत्य है, जबकि कारण सत्य है। प्रश्न 18 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन लेखन पर आधारित था। इसका कारण ये रहा कि अधिकारियों द्वारा नियमित अभिलेख रखे जाते थे। इसका उत्तर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। व्याख्या क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में लेखा जोखा रिपोर्टिंग अभिलेखों का विशेष महत्व होता था। अर्थशास्त्र में अधिकारियों द्वारा नियमित लेखन का उल्लेख है, इसलिए कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक युक्त अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अधिकारी मौर्य प्रशासन में न्याय और राजस्व संबंधित कार्य करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक के शिलालेखों में रज्जुक और युक्त जैसे अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख है। रज्जुक न्यायिक कार्यों से तथा युक्त राजस्व प्रशासनिक कार्यों से जुड़े थे। इसमें मौर्य प्रशासन का संगठित और विकसित व्यवस्था स्पष्ट होती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर है। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कह रहा है कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रहा था। कारण इसका है कि उसे यूनानी शासक सेलुकस निकेटर द्वारा भारत भेजा गया था। दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निवास करता था सेलुकस निकेटर, मेगस्थनीज जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निवास करता था और उसने लिखी इंडिका। किसने? मेगस्थनीज ने लिखी। यह प्रशासन, समाज और नगर व्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण जानकारी देती है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, मौर्य काल में भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। सही बात है। कृषकों से सामान्यतः उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता। मैंने भाग करके आपको बता रखा है कि ये जो राजा के हिस्से का भाग होता था उसे भाग कहा जाता था, और एक था जो भोग, वो राजा के भोग विलास के लिए हुआ करता था। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। मौर्य अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। भूमि का राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अर्थशास्त्र द्वारा अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि उपज का लगभग 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ये बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है अशोक का धर्म किसी एक धर्म की स्थापना नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है। और इसका कारण जो है वो धर्म की नैतिक आचरण, अहिंसा और सहिष्णुता बल दिया गया था। यानी कि दोनों बात सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अशोक का धर्म धार्मिक संप्रदाय न होकर नैतिक जीवन पद्धति थी। इसमें सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार पर बल दिया गया था, इसलिए किसी एक धर्म की स्थापना नहीं करता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं। देखिए, मैं प्रश्न के जो ऑप्शन है उन्हें नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आपके सामने है, आप समझ रहे होंगे कि समय का अभाव आपके पास भी है, तो आपको फटाफट जो है कि प्रश्न अच्छे मिले और उसका उत्तर सही मिले, तो आने वाले किसी प्रश्न में, पेपर में आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आप आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। प्रश्न संख्या जो 23 है वो ध्यान रखिएगा। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बिल्कुल ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करी। बिल्कुल ठीक बात है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही है। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम साम्राज्य था। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करी। इससे जो है कि मौर्य शासन का अंत हो गया। पुष्यमित्र शुंग को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है कि वो ब्राह्मण था, क्या था, इस पर जो कि बहुत सारी डिबेट है। इस पर मैंने आपको डिटेल क्लास ली है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए थे। बिल्कुल ठीक बात है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच जो संघर्ष हुआ था, इसके बाद संधि हुई। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त को पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र प्राप्त हुए थे। यह घटना मौर्य साम्राज्य के विस्तार में सहायक बनी थी। प्रश्न संख्या 25 देखिए, मौर्य काल में जो समाहर्ता थे बार बार पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बिल्कुल ठीक, जैसे आज का डीएम है ना,
वैसा ही अगर आप पटना जाएं कभी तो वहाँ पे लिखा हुआ है डीएम ऑफिस के बाहर समाहर्ता कार्यालय, ठीक है, वहाँ अभी भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका उत्तर क्या है कि ए सत्य है और आर असत्य है। केवल नहीं, जहां भी केवल शब्द आएगा वो गलत हो जाएगा। वह केवल कृषि कर नहीं बल्कि वो राजस्व भी वसूल करता था, ठीक है। समाहर्ता मौर्य प्रशासन का राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था, परंतु उसका कार्य केवल कृषि तक सीमित नहीं था बल्कि विभिन्न प्रकार के करों की देखरेख भी करता था। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन और राज्य व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। देखिए क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है, व्याख्या समझ लीजिए आप। कौटिल्य ने इसकी रचना करी थी। इसमें शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था का भी वर्णन है। हालांकि कारण कथन की व्याख्या करता है पर सीधे रचना का कारण नहीं बताता, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं पर व्याख्या इसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का परित्याग किया। सही है। कलिंग युद्ध में भीषण हिंसा से वह मानसिक रूप से व्यथित हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक जनसंहार और पीड़ा ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद उसने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मौर्य काल में दास प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसका कारण जो है वो अर्थशास्त्र में दासों से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। ए असत्य है और आर सत्य है। कैसे है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी, हालांकि उस पर राज्य द्वारा कुछ नियंत्रण भी लगाए गए थे। अर्थशास्त्र में दासों के अधिकारों का और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, इसलिए कथन असत्य है जबकि कारण सत्य है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, कह रहा है कि अशोक के स्तंभलेख मुख्यतः धार्मिक उपदेशों से संबंधित हैं। इसका कारण है कि इनमें धम्म, नैतिकता और जन कल्याण के विचार व्यक्त किए गए हैं। उत्तर है इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे है, व्याख्या देखिए। अशोक के स्तंभ लेखों में धम्म, नैतिक आचरण, सहिष्णुता, जन कल्याण संबंधी विचार अंकित हैं। ये लेख जनता को नैतिक जीवन अपनाने का संदेश देते हैं, इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये जो नैतिक आचरण है ना, ये अति नैतिकतावादी हो गए थे, इसीलिए जो है कि अशोक का धम्म फेल हुआ। आप इसको बिल्कुल निश्चिंतता के साथ लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में अशोक द्वारा स्थापित स्तूपों का उल्लेख किया है और इसका कारण है कि फाहियान भारत अशोक के शासनकाल में आया था, ठीक है। उसका उत्तर है ए सत्य है किंतु आर सत्य है, क्योंकि फाहियान गुप्त काल यानी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। उसने अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों, स्मारकों का उल्लेख अवश्य किया है, किंतु वह अशोक के समय नहीं आया था। कब आया था वो, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो गुप्त काल का शासक था उसके टाइम पे। प्रश्न संख्या 31 देखिए, वेन्सांग ने अपने ग्रंथ सी यू की में बंगाल क्षेत्र का वर्णन किया है। बिल्कुल ठीक बात है। उसने शशांक के शासन को बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु बताया है। इसका उत्तर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। वेन्सांग ने सी यू की में बंगाल और कन्नौज का वर्णन किया है। कन्नौज अपने जो है कि सुगंध या सुगंधित इत्र के लिए जाना जाता था। शशांक को बौद्ध धर्म के प्रति कठोर शासक बताया है जिसने बौद्ध संस्थानों को क्षति पहुंचाई, इसलिए कथन सत्य हैं और परस्पर संबंधित भी हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिए कि अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन का एक प्रमुख स्रोत है। इसमें गुप्तचर, कर व्यवस्था और दंड नीति का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके जो ऑप्शन देख रहे हैं ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या कैसे सही है, अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी। इसमें राज्य संचालन, कर व्यवस्था, गुप्तचर और दंड नीति का भी विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। इसलिए कथन और कांड दोनों सत्य हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, शशांक के शासन की जानकारी मुख्यतः ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। इन अभिलेखों में भूमिदान और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। शशांक के शासन से संबंधित जानकारी उसके ताम्रपत्रों और अभिलेखों से मिलती है। इनमें भूमि अनुदान, अधिकारियों और शासन व्यवस्था का उल्लेख है, इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए जो फैक्चुअल प्रकार का है कि मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पहले ही आपने देख लिया। और इसकी व्याख्या है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था
उसने इंडिका नामक ग्रंथ में मौर्य प्रशासन, समाज और नगर व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था। प्रश्न संख्या आखिरी देखिए 35 है। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर जो है कि भाग था। उदक जो है कि गांव पर लगने वाला कर था। हिरण्य जो है कि वनों पर काटकर उन्हें जो है कि वहाँ पर कृषि योग्य बनाने जैसी कुछ व्यवस्था थी, इसलिए कर लगता था। बलि जो है वो राजा का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यह राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था, जिसको आपने ऊपर देखा, और 1/6 भाग जो है कि वो राजा का होता था। मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, ताकि आपको, अगर आपने क्लास देखी होती तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे होते। अब जो कि आप जब भी कोई नए प्रश्न पत्र को हल करने बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद। और अगर ये क्लास आपकी जानकारी में ज़रा भी वृद्धि करती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।